नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज उपस्थित हूँ रिजर्वेशन पार्ट 7 के साथ। इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भारत सरकार की सेवाओं में जो 27% आरक्षण की व्यवस्था हुई, वो जो पत्र निकला 36,012 ऑफिस मेमोरेंडम, उसमें एक शेड्यूल लगा हुआ है। उस शेड्यूल में 6 कैटेगरी का जिक्र है। आज मैं चर्चा करूंगा इस कैटेगरी के 2 रोमन 2 है। उसमें 2A ग्रुप ए सर्विसेज, क्लास 1 सर्विसेज के लिए है, जिसमें करीब करीब क्या प्रावधान है वो स्पष्ट है। 2B ग्रुप बी सर्विसेज, क्लास 2 सर्विसेज के लिए है, उसके भी प्रावधान लगभग स्पष्ट हैं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं रोमन 2C, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से संबंधित है। इसमें क्या प्रावधान है? जो 1993 का जो ओरिजिनल ऑर्डर है, उसमें यह प्रावधान है, जो इंग्लिश में मैं ज्यों का त्यों उसे पढ़ रहा हूं। चूंकि हिंदी में हो सकता है कि अर्थ लगाने में कुछ विसंगति हो जाए, इसीलिए उसको मैं पढ़ रहा हूं। द क्राइटेरिया एनुमरेटेड इन A and B above, it means group A services and group B services. In this category will apply mutandi to officers holding equivalent or comparable posts in public sector undertakings, banks, insurance organization, universities, etc., and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment. Pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in category 6 will apply to the officers in these institutions. इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पदों का, चूंकि इसमें ग्रुप A, B, C, D का कैटेगराइजेशन नहीं है, तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि जब तक इनका इक्विवेलेंस तय नहीं होता है गवर्नमेंट सर्विसेज के A और B, C, D की तरह, तब तक इन पर जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है, उसका जो तय करने का तरीका है वही होगा जो A और B के लिए। तो ये प्रावधान जो कैटेगरी 6 में है, वो प्रावधान क्या है? तो वो मैं पढ़ता हूं कि कैटेगरी C है इनकम और वेल्थ टेस्ट। उस इनकम और वेल्थ टेस्ट में दिया है कि उसका A है 6 का A, कि अगर इनकम और वेल्थ जो उस वक्त 1 लाख था एनुअल, अभी के समय में 8 लाख है, उसको एक्सीड कर जाता है अदर सोर्स ऑफ इनकम से। बाद में बी में इसको स्पष्ट कर दिया गया कि इनकम क्या होगा, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें सैलरी एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सैलरी और एग्रीकल्चर होल्डिंग उसके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। यह स्थिति स्पष्ट हो गई। अब 1993 से लेकर 2004 तक विभिन्न विषयों में एक सबसे बड़ा प्रावधान, झंझट और समस्या जो फेस करना पड़ा अदर बैकवर्ड क्लासेस को, वो ये कि सैलरी को करीब करीब पूरे देश में जोड़ने की प्रक्रिया जारी रही। जो जानकार लोग थे वो मामले को रखते थे अनुमंडल जिला में, तहसील में, तो उनकी समस्या का निराकरण हो जाता था, लेकिन ज़्यादा मामलों में परिस्थिति गंभीर बनी रही और भी मुद्दों पर कन्फ्यूजन की स्थिति थी। इसीलिए वर्ष 2004 में 14 अक्टूबर 2004 को DOPT ने 36,033 ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, और उसमें उसका एक बहुत से पैरा हैं। उसमें पैरा 9 जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से संबंधित है, और उसके अनुरूप जो संस्थाएं हैं उसके लिए, उसको भी मैं अंग्रेजी में ज्यों का त्यों दोहरा रहा हूं। इट इज क्लैरिफाइड दैट द क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन where equivalence or comparability of posts vis-a-vis posts in government has not been evaluated is determined as follows. Income of parents from the salaries and from other sources other than salaries and agriculture land is determined separately.
if either the income of the parents from the salaries or the income of the parents from other sources of income exceeds the limit per annum for a period of 3 consecutive years, the sons and daughters of such persons shall be treated to fall in creamy layer. But the sons and daughters of parents whose income from other sources is also less than rupees, जो लिमिट है वो पर एनम, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ऑल्सो लेस देन रुपीज, जो अभी लिमिट है 8 लाख पर एनम, will not be treated as falling in creamy layer, even if some of the income from salaries and the income from the other sources is more than fixed limit as per annum for period of 3 consecutive years. It may be noted that income from agricultural land is not taken into account while applying the test. इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, बैंक हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, इसके लिए किया कि 1993 के प्रावधान से अलग जाकर, चूंकि मुटेंडी जो वहां वर्ड था, मैंने सब कुछ देखा, उसका है अर्थ कि हिंदी में कि यथा उचित परिवर्तन के साथ, शायद उसी दोनों वर्ड का उपयोग करते हुए इसमें 2 तरह का क्राइटेरिया लाया गया कि सैलरी अलग जोड़ा जाएगा और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम अलग जोड़ा जाएगा, और उसमें से 2 में से कोई भी एक ज्यादा होगा तो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, आरक्षण का प्रावधान से वो वंचित हो जाएगा उनका बच्चा। लेकिन ये हुआ कि दोनों अगर फिक्स्ड लिमिट, जो उस वक्त 1 लाख था, बाद में 2.5 लाख हुआ, फिर 4.5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, 8 लाख हुआ, उससे अगर कम है दोनों और सम अगर उस लिमिट से ज्यादा है तब भी वो नॉन क्रीमी लेयर माने जाएंगे, आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन समस्या बाद में जाकर खड़ी हुई और ये जब बातें आगे बढ़ने लगी, जिसका विवरण मैं पूरा डिटेल में अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा, लेकिन मैं ये बतला दूं कि समस्या आनी शुरू हुई 2012 के यूपीएससी रिजल्ट से, 12, 13, फिर 15, 16, 17, जिसमें बहुत से मामले हुए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बहुत से कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी के लिए चुने गए थे, यूपीएससी के द्वारा अनुशंसित किए गए थे, डीओपीटी ने उनके अपॉइंटमेंट को रोक दिया, उनको सेवा अलॉट नहीं किया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं नितिन जैसे कैंडिडेट को, जी बाबू जैसे कैंडिडेट को, रोहित जैसे कैंडिडेट को, जिन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। मैं बतलाऊंगा कि इसमें जब ये पारा 9 है, इसको क्वेश कराने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष कहां संघर्ष किया तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चेन्नई, वहां 12 जनवरी 2017 को फैसला हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास 31 अगस्त 2017 को फैसला हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली 22 मार्च 2018 को फैसला हुआ, और तीनों फैसलों में ये बात रखी गई कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको वंचित किया गया है, ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इवन कि प्राइवेट बॉडीज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। जब तक इक्विवेलेंस सभी संस्थाओं का नहीं हो जाता है, तब तक हर हाल में, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है कि सैलरी और एग्रीकल्चर होल्डिंग नहीं जोड़ा जाता है, तो इसमें भी नहीं जोड़ा जाएगा। इनका भी इनकम अदर सोर्सेस ऑफ इनकम से डिटर्मिनेशन होगा क्रीमी लेयर का। उन कैंडिडेट्स को साधुवाद कि उन लोगों ने पूरे देश के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के लिए एक रास्ता खोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रास्ता खोला। अब मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से और खासकर जो पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो कैट चेन्नई का आदेश है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास और दिल्ली का आदेश है, इसके आधार पर आप लोग प्रयास करें और भारत सरकार और डीओपीटी के स्तर पर कि संशोधित आदेश निकले। चूंकि कंप्लायंस तो कर दिया गया, संशोधित आदेश नहीं निकला, ताकि अगर संशोधित आदेश निकलेगा तो पूरे देश को फायदा होगा, खासकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद। जय हिंद।